मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ रही आवाज सभी को? हाँ गौरी आ रही आवाज? चलो 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 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। काउंटर लगेगा तब करिएगा ना, जब आप लोगों को शेड्यूल आएगा उसका। ठीक है, डोंट वरी, आप नोट्स बना के रखिए बस। प्रॉब्लम मुझे क्यों बैठे बेटा, ऐसा कुछ दोनों के अपने एस्पेक्ट्स हैं। चलो चलो लेट्स गेट गोइंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स टुडे स्टार्ट यूनिट डायमेंशंस। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो चलो अभी से आप खड़े तो अभी तो पढ़ा शुरू किया भैया, पढ़ाएगा अभी। चलो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ दोनों में सेम पढ़ाते हैं, दोनों में सेम पढ़ाते हैं, इंटरेक्शन पढ़ जाता हूं मैं मसले। चलो हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज में ठीक है, सबसे पहले ऐसी वो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है ठीक है, जिनको कि अपन जो है वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स के डिस्क्राइब करने के यूज करते हैं और उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, वेक्टर के स्केलर, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी डायरेक्ट क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्वांटिटीज होती हैं ये म्यूचुअली या किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेंपरेचर हो गया, अंतर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो वो फंडामेंटल इसलिए आती है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और डायरेक्ट क्वांटिटीज वो होती है जो इस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि भाई आप वेलोसिटी ले लो तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा, एक्सेलरेशन ले लो वेलोसिटी टाइम हो जाएगा, फोर्स ले लो मास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इनके अलावा फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होती है उनके अलावा बाकी सभी क्वांटिटीज कौन सी कैटेगरी में आती है? डायरेक्ट क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, चलो अब उसके बाद फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। तो इसकी इंफॉर्मेशन है कि क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, 7 होती है, पहली मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेंपरेचर, फिर करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ठीक है ना, तुम्हारे यहां पे थोड़ा स्लो चलेगा बेटा, डेफिनेटली उसका ये तो बहुत सिंपल चीज है, बेसिक है तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मास आ जाता है, लेंथ आ जाता है, टाइम, टेंपरेचर, करंट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी बेटा, अभी आगे चलेंगे हमारे पास। ये तो एक है तो अपन कर रहे हैं जल्दी। अच्छा डायरेक्ट क्वांटिटीज में जैसे दोस क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डिफाइन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से। जैसे मान लो कि वेलोसिटी डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, टाइम यानी टाइम, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई इसमें। ठीक है ना, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पे टाइम की वेलोसिटी पे टाइम, फोर्स है मास पे एक्सेलरेशन, उसको भी और स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं स्पीड की बात करें तो स्पीड की बात करते हैं अपन, तो स्पीड के लिए जो है अपन ले सकते हैं कि स्पीड होती है बेसिकली डिस्टेंस पे टाइम होती है। डिस्टेंस पे टाइम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, अभी ज्यादा नहीं हुआ बेटा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलो डिस्टेंस पे टाइम। फिर अब डिस्टेंस यहाँ लेंथ के लिए में आ जाएगी और टाइम करेगा, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज का मेसेज हो गया। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मास यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को आप ले सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो मास और टाइम तो आगे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है बेसिकली कहीं ना कहीं क्या हो, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगी, s बाय t, अब डिस्प्लेसमेंट ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ के लिए हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी आ गया, मास भी आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये स्पीड को देखा हमने, जो स्पीड है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो गया, फोर्स है वो भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, ऐसी हमारी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है बेटा? एवरीबॉडी डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो मास यहाँ है फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्यूब, मान लो चलो तो लेंथ क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब है ना। तो कहीं ना कहीं अपन देखें तो लेंथ यहाँ पे क्या आ गई? फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि भैया जब भी आपको क्या है कि किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, ठीक है, मेजरमेंट करने से आपको मतलब पता है छोटा मीटर से पता है। अब पूछे बताओ इसका मास कितना है? सही लेंथ लिखा, अरे ये इधर क्या लिखा बेटा? ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है ना, मतलब फंडामेंटल लेंथ आता नहीं आता इसलिए ऐसा ना, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ भी रिप्रेजेंट करता है। चलो हां, तो अपन बात करें यूनिट्स की। देखिए क्या होता है कि जब भी हम इस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत होती है। शुरू में बताएंगे इसका जब प्रॉब्लम में डेटा आएगी उसको पूछना, ठीक है, डॉट बना दो। तो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट क्या होती है? चूज द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट्स, ठीक है, इन द मल्टीपल ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है जैसे मान लो कि हमें कोई पर्टिकुलर लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो लाइन है इसकी लेंथ 1 मीटर की होती है, ऐसा लाइन करना है। अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट करना है लाइन का, तो हमने क्या करें कि इसको यहां पर इस तरह से लगाए, मतलब मान लीजिए कोई रॉड या स्टिक कुछ ऐसी है, इसको हमने यहां पे रिपीट इसको इस तरह से आप यूज किया, एक बार यूज किया, फिर दो बार यूज किया, ऐसे रिपीट यूज करते हैं। मान लीजिए यहां तक पॉसिबल 6 टाइम्स हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अननोन लेंथ है दैट इज बेसिकली 6 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ दिस रॉड। ठीक है ना, इस रॉड की लेंथ कितनी? 1 मीटर, तो ये हो जाएगी लेंथ 6 मीटर। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ना का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड जरूरत है। उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मीटर ले लिए वैसे मास के लिए किलोग्राम ले लेते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था इसका यूनिट का बेसिक पॉइंट। चलो अब सिस्टम यूनिट्स की बात करते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। सिस्टम यूनिट्स देखिए अपने पास जो है बेसिकली बात करते हैं तो सबसे पहले एफपीएस फुट पर सेकंड, फिर होती है सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर होती है एमपीएस। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब लेंथ के लिए जो एफपीएस होता है, लेंथ के लिए एफपीएस से बात करते हैं तो फुट होता है। ठीक है, मास के लिए पाउंड होता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मास के लिए ग्राम होता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। एमपीएस में लेंथ के लिए मीटर होता है, मास के लिए केजी होता है और टाइम के लिए सेकंड होता है। तो इसमें बेसिक चीजें कोई ज्यादा खास नहीं। ठीक है, अब अपन इसमें आगे चले इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स की बात करें। ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि भाई जो अपने तीन पिछले सिस्टम यूनिट देखी, भाई एफपीएस देखा, सीजीएस देखा, एमपीएस देखा, उसमें अपने पास मोरलेस कितनी क्वांटिटी आ रही थी। ठीक है ना, फिर आगे जब और ज्यादा चीज साइंस डेवलप हुआ फिर डिजाइन हुआ कि भाई तीन नहीं कम से कम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो ऐसे सिस्टम यूनिट्स जो कि सातों क्वांटिटी को इंक्लूड करे उसे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने पास ये सातों क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेंपरेचर, करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब मास के लिए यूनिट होती है किलोग्राम होती है, ऐसा ही। ठीक है, लेंथ के लिए मीटर होती है, टाइम के लिए सेकंड, टेंपरेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पीयर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, इनके जो रिप्रेजेंटेशन नोटेशंस होते हैं आपको बताइए, जैसे देखा हुआ आपने कि जी मीटर के लिए स्मॉल, मीटर के सेकंड के लिए स्मॉलेस्ट, कैन के लिए कैपिटल के, एम्पीयर के लिए कैपिटल है, कैंडेला के लिए सीडी और मोल के लिए एम। ठीक है, इसमें देखिए जो पहले तीन थे टाइम के सिस्टम आए थे जो एडिशनल थे, ये इसमें आलो कैसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। यानी एमकेएस में अगर 4 क्वांटिटी ऐड करें तो ऐसे सिस्टम का पूरा सेटअप हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जो है दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, एक होता है प्लेन एंगल और होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो पढ़ी चुके हैं, एंगल डिपेंड किया है ना, किसी प्लेन में दो लाइन के बीच का जो एंगल है एंड दैट इज बेसिकली द प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। सॉलिड एंगल जो होता है उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट। तो ये एक पॉइंट हुआ। और रेडियन के लिए रिप्रेजेंटेशन आईडी और स्टेरेडियन ऐसा।
ठीक है। सॉलिड एंगल का डिटेल ज्यादा अपना यूज नहीं होता, पर फिर भी आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं फ्लक्स यूज होता है, फ्लक्स तो उसके अच्छे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल होता है, तो वो हम आपके पास बैठ सकता है इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। चलो अब यहाँ देखो सॉलिड एंगल क्या होता है कि बेसिकली व्हाट इट इज, ठीक है। देखो मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है ना, ये स्फीयर है। अब इसमें एक हमने एक बाउंड्री खींची और वो बाउंड्री जो है कुछ पर्टिकुलर सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये पूरा सर्कुलर बाउंड्री होता है। इस बाउंड्री में सरफेस जो है वो एनक्लोज है। अब ये जो सरफेस है सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, ठीक है, जितना भी 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट अ सर्टेन पॉइंट। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए हम स्फीयर के सरफेस का कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सरफेस से इस सेंटर को जॉइन कर देते हैं, तो बीच में जितना भी सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। आप समझते हो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कोन होती है ना, कोन, तो कोन में जो ऊपर का सरफेस होता है, जैसे कोन है मान लो, जिसका ये सरफेस है, तो ये सरफेस क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सरफेस है, इस पॉइंट को आप इस तरह से लाइन से जोड़, वो सही लाइन पास 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 इस तरह। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल बनेगा 3 डायमेंशनल बीच में आ जाता है ना, दैट पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल एंगल इज सॉलिड। ठीक है, ऐसे पूछ जाती है बेटा, ये अभी बता रहे हैं, पहले समझ लो सारी चीजें। आपको ये फॉर्मूला में बस ये फॉर्मूला काम आता है, बाकी सब खास नहीं, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग करो, बताना जैसे बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय द कोनिकल सरफेस परसेंट। ये कोई तरीके से कोन का शेप हुआ है और ये कोनिकल सरफेस हो गया, ठीक है। ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दिस सॉलिड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब रिलेशन देखें डेफिनेशन के लिए, तो मान लो कि भाई छोटा सा सरफेस है डी, सपोज ये सरफेस है डी, ठीक है, और सेंटर पर जो ये छोटा सा सॉलिड एंगल बना रहा है ये वाला कंप्लीट ये ओमेगा है, और ये इसका जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस बोलेंगे वो r। तो इस कंडीशन में जो एलिमेंटरी स्मॉल सॉलिड एंगल है, स्मॉल सॉलिड एंगल का दैट इज डिफाइंड एज सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस समझते हैं। पहला डेफिनेशन में स्क्वायर लेते हैं तो डिस्टेंस भी आ रही है, इसलिए r बस, ठीक है, ये हो गया स्टेप, ठीक है। अब इसमें आपके काम के लिए 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फ्लक्स में कभी-कभी यूज होता है, ठीक है। तो देखो अगर कोन को हम 2 डायमेंशन देखते हैं तो ऐसे देखिए, ठीक है, ये पूरा स्फीयर का पार्ट होता है, उसका छोटा सा कोन का हिस्सा है जो 2 डायमेंशन से दिखता है। अगर थीटा, अगर ये 2 डायमेंशन व्यू में कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, देखो पूरा एंगल ये होता है, सेमी मतलब आधा एंगल थीटा है और यहां से स्फीयर का रेडियस r है, तो ये जो पर्टिकुलर सरफेस था, ये सरफेस ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा सेंटर पे, उसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये अच्छा खासा डेरिवेशन है, इसकी जरूरत नहीं है, पर ये आपको बहुत यूजफुल चीज है। अगर ये आपको पता सॉलिड एंगल, ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉलिड एंगल में जब भी कुछ फाइंडिंग्स आती है तो स्फीयर सरफेस की कंपैरिजन में आती है स्फीयर सरफेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई स्फीयरिकल स्फीयर में कोई पर्टिकुलर कोनिकल सेक्शन है, इसका 2 डायमेंशन में सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये जो पूरा स्फीयर सरफेस है इतना सरफेस जो कितना सॉलिड एंगल बना हुआ है यहाँ पर 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। बेटा अच्छी बात समझो, उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कैसे है, डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ पावर उसकी जरूरत नहीं, आपके फॉर्मूला जरूर याद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर डिराइवेटिव्स की बात करते हैं। तो जैसे फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज की फंडामेंटल बेस क्वांटिटी थी या डिराइव क्वांटिटीज वैसे उनकी उसको हम ले लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, बेस यूनिट्स, और वैसे डिराइव क्वांटिटी यूनिट्स को भी यूनिट्स हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन वही होती है, ऐसी यूनिट्स जिनको ऐसी क्वांटिटी यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। स्पीड की यूनिट डिस्टेंस बताया होता है तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो मीटर और सेकंड दोनों क्या है, फंडामेंटल बेस यूनिट्स है, ठीक है। मीटर फॉर लेंथ, सेकंड फॉर टाइम, तो इस स्पीड को हमने यहां पे यूनिट हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ओवरऑल ये जो हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज डिराइवेटिव, ठीक है बेटा। वैसे फोर्स की बात कर लो, फोर्स मास इक्वल एक्सेलरेशन, तो मास के लिए कीजिए और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड। यहां पे भी ये तीनों के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो यहां पे जो है पर्टिकुलरली बात करें तो फोर्स के लिए भी ये जो ओवरऑल यूनिट को डिराइवेटिव, और डिराइवेटिव जो बनी है किनसे बनी है, बेस क्वांटिटीज की यूनिट से, ठीक है। वैसे डेंसिटी का लेंगे, डेंसिटी मास होता है तो कीजिए पर मीटर की, ठीक है। ये भी ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा आपकी डिराइवेटिव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशंस की, ठीक है। तो देखिए डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस क्या होते हैं। देखो होता क्या है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती है वो पावर्स ही उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कहलाती है, ठीक है। यानी कि इफ वी आर एक्सप्रेसिंग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द पावर्स ऑफ व्हिच those fundamental quantities are raised that are called as so dimensions, ठीक है। वो याद रखें, dimensions of physical quantities are the powers to which the base quantities of fundamental quantities are raised to express a quantity। एग्जांपल लेते हैं बेटा, स्लो बोले जब अच्छा ठीक, तो डायमेंशन समझ में आ गया तो एग्जांपल समझ में आता है। जैसे वेलोसिटी के डायमेंशन बोले, ठीक है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन बोला है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी डायमेंशन, तो वेलोसिटी बताइए आप सभी लोग, वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट पे लेंथ छुपा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में लेंथ छुपा है, बेस क्वांटिटी की पावर 1 होगी, ठीक है, और टाइम बेस क्वांटिटी होगा, बेस क्वांटिटी की होती है, बेस क्वांटिटी होता है तो सेंटर का सेकंड होता है, तो इसकी पावर 1 है। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जगह ही नहीं लिख देते कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज 1 फॉर लेंथ, ठीक है, कॉमा -1 फॉर टाइम। अब सभी लोग बताइए हमें कितने से क्यों लिखा बेटा, सभी लोग बताइए कि -1 क्यों लिखा टाइम के लिए, इसलिए लिखा बेटा क्योंकि सभी जितने टर्म्स होते हैं न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करने होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही है, टाइम को भी हां डिवाइड शुरू डिवाइड में, तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे की बार -1 को, तो डायमेंशन एक्सप्रेस करते हैं सभी क्वांटिटीज में वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है ना। न्यूमरेटर में तो ऊपर ले जाके पावर माइनस इसे, ठीक है। तो ये तरीका डायमेंशन लेंथ है, डायमेंशन ऑफ -1, ठीक है बेटा। तो ये तरीके से अपन डायमेंशन लेते हैं, फिर होता है अपना डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि जैसे वेलोसिटी का आपने डायमेंशन दे दिया, तो अगर आपने इसको किसी नोटेशन के साथ एक्सप्रेस कर दिया, नोटेशन का मतलब जैसे लेंथ के लिए आपने कैपिटल नोटेशन यूज किया, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज किया। फॉर एग्जांपल देखो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल 2। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स बताइए क्या होता है, तो फोर्स में मास होता है, ठीक है ना, मास की पावर 1 इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम यहाँ 2 बार आ गया। अब बताइए यहाँ से क्या दिखा आपको, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी बेटा हो गई, पावर की लेंथ की, एक डिस्प्लेसमेंट है तो 1 हो गई, है ना, कॉमा डायमेंशन ऑफ टाइम बताएंगे, कौन बताएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम बताइए सब लोग, टी की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, वेरी गुड, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2, और मास की क्या डिग्री है, डायमेंशन ऑफ मास इज इन एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को। तो डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है कि अगर हम नोटेशंस के तौर पे यूज कर ले, फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मान लीजिए मास के लिए बड़ा लिखते हैं, लेंथ के लिए बड़ा यूज कर लेते हैं, टाइम के लिए बड़ा यूज कर लेते हैं, तो नोटेशंस के साथ पावर एक्सप्रेस करते हो डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। वो याद रखें कि डायमेंशन फॉर्मूला यानी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ का मतलब है कि किस पावर के साथ में, और व्हिच का मतलब है कि कौन सी बेस क्वांटिटीज और नोटेशन
मास इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्क्वायर। तो मास की वैल्यू कर लिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कर लिए, टाइम का स्क्वायर ऊपर जाकर टी माइनस 2 जाएगा, mlt माइनस लिखिए। माने तो टी का स्क्वायर कैसे हुआ? अरे बेटा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है, एक टाइम नीचे आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, दूसरे टाइम में नीचे आ गया, टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स डायमेंशन मामला हो गया mlt माइनस वेलोसिटी अपन निकाला था, लेंथ और टाइम आया, देखिए जो क्वांटिटी नहीं आ रही उसके पावर के ऊपर जीरो लगा, पावर के लिए, ठीक है। नहीं भी लिखो तो भी चल जाता है, दो ऑप्शन से, या तो पावर पे जीरो लगा दो या उसको लिखो ही मत, ऐसा भी बस वो मेरा सेम, ठीक है। और वैसे डेंसिटी के लिए मास था तो m की पावर होगी, और वॉल्यूम में l क्यूब होता है, l क्यूब तो डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा माइनस, ठीक। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए बेस क्वांटिटी के नोटेशंस कौन क्या है? शेयसी वेलोसिटी डायमेंशन कैसे करोगे बता बता, चलो वेलोसिटी डायमेंशन बताओ क्या होता है, शेयसी लिखो जरा टाइप करो। चलिए तो डायमेंशन कौन फॉर्मूला फॉर बेस क्वांटिटीज में है ना, मास के लिए बताया नोटेशन m होता है, लेंथ के लिए कैपिटल L, कैपिटल T करके कैपिटल A, टेंपरेचर के लिए कैपिटल K, है ना, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल टाइम। इसमें तो बहुत रेयर होता है रिजल्ट है, अब ना तो इनसे काम चल जाए, ठीक है बेटा। अभी तो बेटा देखो बताना है बेसिक चीज, इसमें तो क्या आएगा क्वेश्चन तो आगे आएंगे इसके एप्लीकेशन में, लेकिन इंफॉर्मेशन है तो आपको बता रहे हैं ना। देखो सुधांशु बेटा सारे फॉर्मूले हां देखो लर्न कितना बेटा 11 में पढ़े हुआ है ना, तो जितने फॉर्मूले आपने थ्योरी में पढ़े हैं बस आपको ही फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला याद करो, क्वांटिटी रिलेशन याद रखो। जैसे बोले तो फोर्स मास वेलोसिटी वर्क है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो में याद करके वैल्यू पुट कर दो, उसे डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं, कोई याद करता एग्जाम, ठीक है। चलो आगे तो डायमेंशन फॉर्मूला सब क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो अब इसमें आपको बताएं जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल E के लिए निकालना है ना, तो भाई हमें भी याद नहीं तो अपन क्या करते हैं इसका फॉर्मूला रिलेशन लिख लेते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 r2, ये होता है ना इनमें से ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हां ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अब यहां g को छोड़कर बाकी सब डायमेंशन का फॉर्मूला तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है mlt 2, ठीक है ना। अभी लिख के पहले स्लाइड g नहीं पता क्योंकि m1 है तो ये भी मास ही है, m2 भी मास ही है, और r है डिस्टेंस तो l स्क्वायर, ठीक है। अब g इक्वल टू अब इसको उधर ले जाओ तो l क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ये n स्क्वायर बन गया तो हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 3 और t माइनस, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बना लिया, वैसे आप सबको पता ही है ना, प्रेशर बिल्कुल सही है m माइनस 1 t माइनस, पर फिर भी चलो थोड़ा बहुत बताइए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा, रिमेंबर रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो अब इसका फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमारे पास इसका फोर्स का फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है ना। ये स्टोक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है, स्टोक्स फॉर्मूला होता है 6 बाय थीटा r भी अगर आप याद आया हो तो, याद आ गया सभी को, यस लिखो या नो लिखो। विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ोगे इसको बॉल गिरने नीचे तो ये साधारण फोर्स का पढ़ोगे, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से कोई ईटा चाहिए तो जो कांस्टेंट है उनका डायमेंशन होता है, फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mlt 2, ठीक है। इज इक्वल टू ईटा नहीं पता r रेडियस ऑफ l लिखो, वेलोसिटी तो पता ही है t 1 होगी, यहां से ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या m2 क्या होगा इससे रहने दो, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा -1 और यहां पे हो जाएगा t माइनस, ठीक है, t ऊपर जाके इधर +1 तो लिखा, ठीक है बेटा। हां बिल्कुल स्टोक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो 20 क्वांटिटीज की बात करते हैं इंटरेस्टिंग। एक बात याद रखना 12th में मेजॉरिटी क्वांटिटीज सारी मैक्सिमम क्वांटिटीज कहीं ना कहीं पोटेंशियल से लिंक होती है, जो लिक्विड डायनामिक्स की बात करते हैं। तो अगर आपको पोटेंशियल का पता है फॉर्मूला तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके लिए आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन लगती है, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v है ना, तो v जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, अगर आपको याद हो। शिव सुंदर 6 पाई इसलिए कैंसिल हुआ कि बेटा 6 पाई कोई डायमेंशन नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है 6 पाई, मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, नंबर्स होते हैं, पाई होता है, e होता है ना, ये सारे मैथमेटिकल नंबर्स हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट्स व्हाई डायमेंशन नहीं होता। हां अब सही है, वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज, है ना। फोर्स का कभी हम लिखा कई बार यूज करते हैं mlt 2, डिस्प्लेसमेंट ले l, चार्ज के लिए करंट से मान लो, करंट को चार्ज पर टाइम, चार्ज को करंट को टाइम, तो करंट एम्पीयर होता है, टाइम होता है ना। तो यहां से अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml2 t 3 a 1, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए बिल्कुल ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिंक कर लीजिए, जो बताएंगे बेटा बहुत टॉपिक्स पे एरर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और डायमेंशन भी आ जाते हैं बेटा, तो आप बेसिक सीख रहे तो सीख लो, ठीक है। तो इतना ही ठीक है, बाकी सब जानते हो कैसे फॉर्मूला बस याद नहीं है तो पॉइंट फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। चलो अब है रूल्स फॉर डायमेंशंस, भाई कुछ क्या रूल्स होते हैं डायमेंशंस के, वो समझे। तो पहला रूल ये होता है q80 कैसे हुआ अनिकेत, अरे बेटा करंट जो होता है वो चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड होता है, तो यहां से q की वैल्यू i * t नहीं होगी, i के लिए a लिख दिए टाइम बेटी, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं रूल्स फॉर डायमेंशंस, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ये होता है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट्स द फर्स्ट रूल, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आप ही बताओ कि आपको बोला हमने कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना, हमने बोला इसमें जो है 2 न्यूटन का फोर्स ऐड कर देते हैं, तो 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये फोर्स था तो डेफिनेटली ये भी क्या था, फोर्स ही था ना, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में उसी नेचर की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपने क्या करा कि फोर्स में मान लीजिए आपने लेंथ ऐड कर दिया, ये फोर्स में मास ऐड कर दिया, तो ये तो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, तो ऐसा नहीं है, रॉन्ग थिंग, फोर्स में मास माइनस हो सकता है, ये फोर्स में टाइम ऐड हो सकता है, फोर्स प्लस टाइम, फोर्स है तो ऐसा कुछ नहीं, वो डिफाइन नहीं होता। इसलिए याद रखिए कि अगर डायमेंशन की कोई चीज, अगर वैलिडिटी बात, डायमेंशन वैलिडिटी की बात करते हैं, डायमेंशन की करेक्टनेस की बात करते हैं, तो अगर कोई हमें दो क्वांटिटीज जो है एडिशन की फॉर्म में दी गई है जैसे x + y लिखे, तो ये बात गारंटेड है, क्योंकि अगर बताएं सही है डायमेंशनली तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, दैट इंप्लाइज डायमेंशंस फॉर x एंड y मस्ट बी सेम, ठीक है बेटा। ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल होता है कि सेम क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी कोई प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा रूल की बात करते हैं, दूसरा रूल होता है, हां आगे बता रहे बेटा फिजिकल, हां बिल्कुल सही है। फिर दूसरा रूल होता है इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन न्यू फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म, ठीक है। दूसरा रूल होता है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन करें तो फोर्स बन जाता है, ठीक है ना, या फिर मास बाय वॉल्यूम करें तो डेंसिटी बन जाता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो कोई क्वांटिटी फाइंड, ठीक है बेटा। अच्छा अभी बिल्कुल भी जरूरी नाज़िया बताओ टाइप करो टाइप, है ना। तो अब इसमें ये है कि भाई दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ रही है, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है, डायमेंशन की बात करें, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन जो है एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, कहने को तो लेंथ और लेंथ है, ब्रेड्थ है, दोनों की डायमेंशन तो सेम ही है ना। तो इस तरीके से दो क्वांटिटीज यहां पर जो है जिनको मल्टीप्लिकेशन चल रहा है वो डायमेंशन सेम हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलें। तीसरा होता है फिर यहां पर अगला रूल है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज m0 a to t0 एरिया को, हां बेटा, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है उसका। अब देखो फिर अगला पॉइंट होता है, इतना रूल समझ लीजिए डायमेंशन की करेक्टनेस के हिसाब से कि दो
जो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मैंने सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे डायमेंशन होनी चाहिए, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिवीजन यूज कर रहे हैं, है ना, वो डिफरेंट हो सकती है या सेम हो सकती है। कंडीशन में जो क्वांटिटी डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी। ठीक है, हम चलिए बात करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, अब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में जो रेशियो होता है वो सेम डायमेंशन का होता है। जैसे बता दो फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो सर्कुलर मोशन में बैंकिंग और रोड्स का पड़ा होगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर। याद है किसी सभी लोग बताइए, यस और नो? हां बिल्कुल। अगर आप इसकी डायमेंशन निकालोगे बेटा तो वेलोसिटी की lt - 1 होती है। हां ठीक है, lt - 1 होती है इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय तो r रेडियस हुआ करता है तो पहले लेते हैं, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन lt - 2 होता है। अब देखो ध्यान से यहां पर इसका पावर चला देंगे दोनों पे तो l2 t - 2 भाई, यहां भी l2 t - 2 तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो कुल मिला के डायमेंशन आगे नहीं आगे होता है lv0 mv0 tv0। ये तो एक सीक्वेंस सही कर देते हैं ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है जो क्वांटिटी रेशियो में दी गई है उनका डायमेंशन क्या है? सेम। शशिकांत रिफ्रेश कर लो बेटा, वीडियो लाइक करो जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो भाई है तो एक्सेलरेशन ना, जब किसी भी कारण एक्सेलरेशन lt - 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि भाई इसमें जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2% है या कोई भी नंबर्स, तो ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तीसरा होता है जितने भी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, है ना, और उनके इनपुट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। अब फंक्शंस का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, साइन इनवर्स मल्टीपल, साइन इनवर्स cos tan इनवर्स या फिर डिनोमिनेटर फंक्शन। ठीक है, इनपुट्स का मतलब होता है इनके साथ में लिखा रहता है। यहां e की पावर x लिखा तो ओवरऑल जो है x भी डायमेंशनलेस होगा और e की पावर x भी डायमेंशनलेस है, दोनों डायमेंशनलेस होंगे क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो पॉइंट नंबर ही आएगी। वैसे log की बात करें तो x भी डायमेंशनलेस है, ओवरऑल log भी डायमेंशनलेस है। वैसे x यहां पे भी डायमेंशनलेस है और sin इनवर्स डायमेंशनलेस है। ठीक है, और यहां भी ऐसे है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 30 डिग्री तो 30 डिग्री में कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस हो गया, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये 1/2 होती है, ये भी मैथमेटिकल डायमेंशनलेस है। इस तरीके से इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं और इनके इनपुट्स डायमेंशनलेस है। ठीक है, हां, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, स्ट्रेन अभी सही बात हो रही है डायमेंशनलेस। तो अपन यहां प्रॉपर्टी पढ़े कि भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो तुमने बताया उसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे यहां पे हम रिफ्लेक्टेड इंडेक्स लिखते हैं, है ना, ये किसी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स का रेशियो वेलोसिटी बाय होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब ध्यान देखो हमारा पहला सेक्शन है, बिना एग्जांपल वीडियो बनाएंगे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चाबी बेटा ये आपने पढ़ा हुआ तो याद दिला देते हैं। 11 में पढ़ा हुआ आपने सर्कुलर मोशन में कि भाई जब कोई गाड़ी या कोई साइकिल बेंड होता है ना, रोड पे टर्न लेते हुए तो उसके बेंडिंग का टाइम होता है, तो उसका फॉर्मूला बताया tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर r होता है। ये आपने याद कराते ही पढ़ा है, v यहां वेलोसिटी होती है, r रेडियस सपोर्ट होता है, g एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, sin थीटा 0 कैसे? अरे बेटा ऐसा है, हमने लिखा जैसे sin 30 डिग्री लिखा, हम ये कह रहे थे कि ये जो एंगल है ये इनपुट है sin का, ये भी डायमेंशनलेस है कि 30 डिग्री 30 क्या नंबर है, ओवरऑल sin 30 की जो वैल्यू होगी, है ना, वो तो 1/2 होती है, वो भी नंबर ही है, वो भी डायमेंशनलेस होगी। ठीक है बेटा, अरे वाह, बैक चलो बताइए, चलिए आगे चलो। तो फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड डायमेंशन अलोंग क्वांटिटीज एबीसी, जो हम रूल सीखे अभी डायमेंशन के वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे जब ऐसे क्वेश्चन आता है एंगल में डायमेंशन नहीं होती, आगे एंगल में डायमेंशन नहीं होती कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ का रेडियस होता है ना, आर्क लेंथ ये होता है रेडियस होता है ना, फर्स्ट यूनिट होती है वो, तो दैट वी कैन से दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन क्योंकि जैसे बेसिकली डायमेंशन होता है बट पीरियड। चलो तो हमें देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज एबीसी, तो मान के चलना होता है कि अज्यूमिंग दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट, क्वेश्चन तभी बनता है। ठीक है, जब ये लिखा होगा तो समझ लेना कि अज्यूमिंग दैट इक्वेशन इज करेक्ट, है ना, इज करेक्ट, ऐसा मान के चलेंगे। आयुष जी भी तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की कैटेगरी होती है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स की होती है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की होते हैं, है ना। जैसे आप जी का हर जगह सेम मान लेते हो एक तरीके से, उसका जो यूनिट है वो पढ़ना क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकंड। लेकिन रिफ्लेक्टेड इंडेक्स की बात करें तो उसका कोई यूनिट नहीं होती, है ना, तो जो कांस्टेंट्स होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं, डायमेंशन वाले भी होते हैं, डायमेंशनलेस। साइन इनवर्स कैसे बेटा? साइन इनवर्स है तो मैथमेटिकल फंक्शन ही, साइन इनवर्स x जो है बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन ही तो है। जैसे लिखा हमने साइन इनवर्स हाफ लिखा हमने, है ना, तो साइन इनवर्स हाफ यानी sin 30 हो सकता है। अब साइन इनवर्स ये दोनों फंक्शंस अपोजिट फंक्शंस ऑपरेटर्स कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी आ जाएगी, है ना, तो ये तो साइन कांस्टेंट इसकी वैल्यू तो देखो पॉजिटिव आई। ठीक है, चलो हां, तो अपन यहां बात कर रहे थे कि इस इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू निकालनी है और एज्यूम करके चलिए कि इक्वेशन क्या है। देखो भाई सबसे पहला पॉइंट सभी लोग ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी ये बोलते हैं कि कोई अगर इक्वेशन लिखी होती है फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड तो उसकी हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है ना, यानी एक पार्ट ये मान लेंगे, एक पार्ट ये मान लेंगे, एक पार्ट ये मान लेंगे, सभी पार्ट डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ ए ऐसे नहीं थ्योरेटिकल लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू दैट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू v by x minus c। यहां v को वेलोसिटी, यहां v बटा वेलोसिटी है ना, क्वेश्चन लिखा है बताते हैं v वेलोसिटी है, थीटा है और x डिस्टेंस है। ठीक है, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी t इज टाइम एंड x डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने दिया हुआ है। अब डायमेंशन सेम है तो यहां चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि एक इन दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों यूज कर लेंगे तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है बेटा lt - 1 होती है, टाइम dt होती है, तो कम लगे dt हो जाएगा तो बस डायमेंशन ऑफ a आ जाएगी, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, अब देखो b कांस्टेंट बेटा, a b c कांस्टेंट, b कांस्टेंट। अब यहां देखिए रेशियो में जाने से पहले अगर रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अननोन है तो पहले उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां तो अननोन है करो, उससे पहले यहां देखो, यहां प्लस माइनस लिखा होगा उससे पहले इसको देखो, है ना। डायमेंशन भी देखो यहां पर x - c लिखा हुआ है, तो कांसेप्ट के हिसाब से यहां पर क्या है कि हमने बताया था सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, उसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, और x की डायमेंशन क्या बताया है यहां पर बताइए ना, x डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमने इसमें अपना फर्स्ट रूल डायमेंशन में हम किसी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद अपन b निकालना तो रेशियो पकड़ लो, तो ओवरऑल रेशियो पकड़ लेंगे, है ना, ओवरऑल रेशियो यानी b by x minus c, कोई भी किसी का ले लो, ये देखो ठीक है पता है, तो b by अब x minus c की डायमेंशन देखो यहां सभी लोग ध्यान से, x minus c x या लेंथ था, लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ ही आएगा, डायमेंशन बता, ये मत कर देना कि x minus 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, x minus c है डायमेंशन x यानी l और c माइनस l, और लेंथ डायमेंशन में से लेंथ डायमेंशन माइनस लेंथ डायमेंशन आता है ना, ऐसा नहीं 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू e का डायमेंशन था ध्यान रखो, जैसे b का डायमेंशन आ जाएगा ये पता चलेगा, बता देगा x। ठीक है इसमें, ठीक है ठीक है, सबसे आ गया आपका दिवांशु cl कैसे हुआ है, अभी तो लिखा था, ये देखो x minus l से निकाल लिया, आप जब पढ़ा हुआ ये बता देगा कि सेम क्वांटिटीज की ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का डायमेंशन
हमेशा गिवन है एक्सिस्टेंस क्वेश्चन है, हमने अपने क्वेश्चन लिया। लक्ष्मी का बी का रिपीट करना है, बी का रिपीट करना है, बी यानी यहां बी के बताया बेटा, देखो बी निकालना है, नीचे के बारे में पता चल चुका है डायमेंशन ओवर की भाई लेंथ माइनस लेंथ आएगा। अब ओवरऑल रेशियो को आप किसी भी एक पार्ट के बराबर कर दो, हमने इसको इसके बराबर कर दिया, इसके बराबर कर सकते थे बात की थी, तो b बाय x माइनस c इक्वल टू a कर दिया। डायमेंशन एक वैल्यू थी b की निकालनी थी, x माइनस c की बात करो तो भाई डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस भी डिस्टेंस आएगा, है ना, दोनों की दोनों सेम डायमेंशन है, डिस्टेंस डायमेंशन क्या होता है l होता है, तो डायमेंशन ऑफ l डायमेंशन माइनस डायमेंशन से डायमेंशन, हां जीरो नहीं है, मैथमेटिकल जीरो नहीं चलता, ठीक है, ऐसा सोचना होता है, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कभी डिस्टेंस इसलिए हां हां नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। गौरी सी किधर गया फिर से, अरे बेटा कैसे बता, हम लोगों ने कोई इसको ऐसे पढ़ना बेटा, ये डिस्टेंस है, याद रखिए कि भाई हमने को बताया था ना कि दो क्वांटिटीज अगर माइनस हो रही है तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, बता दिया तो बता दिया, दो क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट ऐड होती है तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। हां तो यहां पे ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है बेटा, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस माइनस करेंगे, डिस्टेंस ही तो जाएगा 10 मीटर माइनस 2 मीटर 10 मीटर माइनस 4 मीटर डिस्टेंस से, तो इसलिए इसका डायमेंशन डिस्टेंस क्या रहेगा, चलो हां तो ऐसा डिस्टेंस है फोर्स या एफ या फोर्स, फोर्स ठीक है। हां तो अब यार देखो सबसे पहले बताओ इसमें पकड़े तो भाई डायमेंशन तो ये पूरा टर्म इसके बराबर समझ आ रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने बताया था डायमेंशनलेस के पार्ट्स में कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनके इनपुट भी डायमेंशनलेस होते हैं। बताइए यहाँ पे लॉग का इनपुट क्या है, लॉग क्या लिखा है, लॉग लिखा b * x, ठीक है बेटा, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि भाई इनपुट ऑफ लॉग फंक्शन इज डायमेंशनलेस, बताया था यहाँ पर, इसीलिए b * x डायमेंशनलेस होना चाहिए, 1 लिख देते हैं एप्पल पर। अब x को यहाँ बताया डिस्टेंस n हो गया और यहाँ 1 है तो b का डायमेंशन हो गया ये ऊपर चला जाएगा 1 ठीक है, ये भी डायमेंशन आ गई। दूसरी बात है ओवरऑल ये जो है ओवरऑल लॉग फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो as log dx है ना, इज डायमेंशन किसी को नंबर कोई कांस्टेंट डिवाइड होगा डायमेंशनलेस, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू a इनटू डायमेंशनलेस मल्टीप्लाई 1, इसलिए a की डायमेंशन इसकी डायमेंशन के बराबर की फोर्स की होगी, फोर्स क्या होता है mlt - 2, तो a की डायमेंशन हो जाएगी mlt - 2, ठीक है सभी का चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहां पर u जो है ना, ये जो u है इसे हम यहां पर क्या u इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, u यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बेटा ना, ये हम लिख देंगे आप t इस टाइम, तो बताना है कि a और b की डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो वही कांसेप्ट, पहला कांसेप्ट है कि यहां पे ओवरऑल साइन का जो इनपुट है फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो इनपुट है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो as input of sine function must be dimensionless, d है ना, d है dimensionless, so bt plus pi by 6 is dimensionless, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये पता है कि इक्वेशन डायमेंशनलेस है, इसमें दो टर्म ऐड किए हैं, तो कॉन्सेप्ट बताया था ना, सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी का सेम नेचर की क्वांटिटी प्लस सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी की बात कर लो, b वाले पार्ट इक्वेशन a वाला पार्ट मस्ट बी डायमेंशनलेस होना चाहिए, इसलिए bt का डायमेंशन जो है मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ pi दैट इज डायमेंशनलेस और वन नंबर इज डायमेंशनलेस, इसलिए यहां से b into time t is डायमेंशनलेस, so b की वैल्यू हो जाएगी डायमेंशन में t माइनस, ठीक है। अब ओवरऑल बात करें तो साइन फंक्शन कोई ऊपर डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो ये जो यूनिटी में बनेगा तो as sin of bt plus pi by 6 is dimensionless, that implies u is equals to dimension a, that implies a is equals to potential energy यानी एनर्जी यानी वर्क क्या होता है ml2 t माइनस, ठीक है बेटा, वर्क यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स का mlt माइनस 2 टाइम 12 कर अंशु mlt माइनस 2 आ गया b का, अरे बेटा b का रिप्रेजेंट करना तो b into t डायमेंशनलेस वर्क नहीं हुआ इस इक्वेशन में मेरे हिसाब से, डायमेंशनलेस नहीं बन होता है, d ऊपर चला गया, तो जाकर dl d का लिखा बेटा, b लिखेगा आइन बिल्कुल आइन बेटा, और रिपीट करना है, क्या रिपीट करना बता साइन का इनपुट ये वाला डायमेंशनलेस था, अगर ओवरऑल डायमेंशनलेस है तो ये दोनों पार्ट डायमेंशनलेस होने चाहिए, बताओ भाई ये कांस्टेंट है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस ही कर सकते हो, है ना, जैसे कोई 10 है, कोई नंबर मैथमेटिकल नंबर 10 है, 10 में 10 में तो क्या कर दो, ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से अगर ये ओवरऑल डायमेंशनलेस है तो सभी पार्ट्स डायमेंशनलेस होने चाहिए, इसलिए बीटी भी डायमेंशनलेस कर दिया, लेट स्मॉल टी कैपिटल टी का ये कैसे आया, मैं ये ऐसे आया इस इक्वेशन में इतना हिस्सा डायमेंशनलेस ऑलरेडी है ये, इसलिए जगह मान लिख दिया तो ये कुछ हो गया ऐसे, चलो आगे अब है फाइनल डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट, अब हमने इसमें चलो बताओ यहां पे बताते हैं म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है बेटा। चलो तो पहली बात तो ये कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं ऐसे होमोजेनिटी QH तो उसके अकॉर्डिंग टू हां तीनों पार्ट्स सेम होने चाहिए, डायमेंशन ऑफ मस्ट बी इक्वल डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल डायमेंशन ऑफ d बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहां से म्यू और ए इक्वल करवा है ना, तो डायमेंशन ऑफ म्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, तो अपन यहां पे a इज इक्वल टू म्यू डायमेंशन क्वांटिटी होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो c बाय v के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय m, ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन ये डायमेंशन नहीं होगा m0 s0 ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ऐसे b बाय लैम्डा निकालना है, इस बार b बाय लैम्डा जो है b बाय लैम्डा इसको अपन अब ये दोनों डायमेंशन लेते तो बनेगा बेटा, ये लिखो यहां तो आ जाएगा b लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लेंथ यानी l, तो b का डायमेंशन हो जाएगा l। हां सुधाकर म्यू जो होता है वेलोसिटी रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द b इन द एयर बाय रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, तो उस मीडियम का ग्रेड है। चलो अब ये जैसे यहां पे a बाय b डायमेंशंस अननोन क्वांटिटीज a बाय b निकालना है, यानी a और b निकाल के डिवाइड करके बताना। चलो फटाफट सॉल्व करें, यहां पे फंडामेंटल इक्वेशन है इसमें, चलो बता देते हैं, t यानी प्रेशर, p स्टैंड्स फॉर प्रेशर, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, r इज यूनिवर्सल रेस्पॉन्स, t इज टाइम, ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए कि हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से चले, तो यहां पे तो पार्ट ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है तो एक ही पार्ट बन जाएगा, तो ये दोनों को आप ये समझिए कि डायमेंशन में हम पहले बताया था कि दो सेम नेचर की क्वांटिटीज को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, है ना, तो यहां पे देख सकते हैं कि as we are given v minus b, है ना, ये v minus b लिखा है, in v minus b we can say हमें कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ये भी होगा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है बेटा, ऐसा हमने आपको रूल बता दिया था, तो वॉल्यूम का डायमेंशन l की होता है तो l की लिखिए, तो b का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में आल्सो जो पहला टर्म था p + a / v स्क्वायर, है ना, वॉल्यूम का स्क्वायर, इसमें भी वी कैन से कि प्रेशर और a / v का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि प्लस में है, अब प्लस वाला
टर्म्स डायमेंशन सेम होते हैं, तो a by v स्क्वायर, v स्क्वायर डायमेंशन था, v का था l क्यूब और उसका v स्क्वायर, और p यानी प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया से m - 1 d माइनस होता है। यहां से a की डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगी m l, या 6 है या -1 तो 5 p की पावर -2, तो a की डायमेंशन निकल गई। सो अगर आपको a by b करना तो भी कर लो, a का हो जाएगा ml 5 t - 2 और b का हो जाएगा l की पावर 3, तो इनका डिवीजन आंसर आ जाएगा ml 2 t - 2। रिफ्रेश कर लो बेटा ना, बेटा RT में R इज रिवर्सल गैस कांस्टेंट, R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बेटा, हमारे ब्रैकेट के अंदर से काम चलेगी, ठीक है बेटा संस्कृति, सही है, a by b ml 2 t - 2, ठीक है बेटा, हमें ब्रैकेट के अंदर ही काम चल गया। चलिए ओके आगे बढ़े, अब कैलकुलस में कुछ डायमेंशन की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन पूछा था इसलिए a by b लिखा है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ गैस अरे बेटा क्वेश्चन में लिखा है तो ले लिया अपन ने, क्यों किया क्या जान रहे हैं, ठीक है चलो, हां 1 होगा ml 2 - 2, ठीक है ना। अरे बेटा ये बेसिक्स है ना, बेसिक्स आसान बेसिक्स देखोगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड आराम से कर सकते हो। चलो अब डायमेंशन कैलकुलस की बात करें, देखो जैसे डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो लिखा है जैसे डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर की ऑफ y by dx है। जैसे आपको याद हो कि सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब होता है dy by dx, होता था ना, नहीं होता था, उसको अपन ऐसा नहीं समझ सकते। अरे कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता है, हां तो डिफरेंशिएशन ऑफ y सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब होगा d की पावर dy by dx है ना, या d की पावर मान लिया इसकी पावर मान लिया, ठीक है। तो यहां पे अगर देखो डायमेंशन तो भाई d का कोई डायमेंशन नहीं होता, d इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, पर क्वांटिटी ये लिखी है, डायमेंशन इसका लगेगा, है ना, इसका डायमेंशन क्या y की पावर 1 है तो इसका डायमेंशन क्या है y। यहां पे फिर से इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका डायमेंशन x यहां पे लेंथ मान लो, यहां पे हो जाएगा, ठीक है, और दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई है कि x और y दोनों लेंथ थे, बोथ वर लेंथ, ठीक है ना। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम, जैसे मान लो हम लिखते हैं dx by dt, फर्स्ट एग्जांपल पूरा, सेकंड एग्जांपल हम लिखते हैं dx by dt, है ना। तो यहां पर आप देखें कि भाई सीधी सी बात है, यहां पे x यानी लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और टाइम यानी t यानी टाइम होता है, lt माइनस 1 आता है यहां पर, है ना, जो कि वेलोसिटी का डायमेंशन। तो कुल कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में अगर डायमेंशन फाइंड करने होते तो d के लिए आपको कोई डायमेंशन नहीं लिखना होता है, सीधे क्वांटिटीज के डायमेंशन उठा लेते, तो लिखा भी d उड़ा दिए y by x की पावर डायमेंशन बनेगा, तो ये इसका मतलब होता है। तो चलो एक बात बताओ, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा ऐसे करना है, इसका मतलब d उड़ा दो, जल्दी हटा दो, d का कुछ नहीं होता है, x by t स्क्वायर आ गया, अब x का डायमेंशन है हो गया t स्क्वायर, t स्क्वायर हो गया, तो कुल मिला के हो गया lt - 2, इस तरह से डायमेशन निकल जाता है, ठीक है। फिर लक्ष्मी क्यों लिया नहीं, एज्यूम करके ले लिया, हमारी मर्जी है ना, देखो अगले क्वेश्चन में तो डिफरेंट कर दिया ना, x का डिस्प्लेसमेंट या टाइम में तो कुछ हो सकता है, पर तरीका क्या होता है कि d उड़ा दो, बाकी सब जो बेसिक क्वांटिटी है डायमेंशन को बोलते हैं, ऐसे डायमेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन भी सेम होता है बेटा, क्या है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ये ऑपरेटर है, इसको हटाई दो और d चला जाएगा, तो सिर्फ y में इसकी डायमेंशन आएगी। जैसे एग्जांपल 1 की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ v dt बोले, इसमें ये वाला टर्म इंटीग्रेट ऑपरेटर मैथमेटिक्स इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचा वेलोसिटी टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा, वेलोसिटी lt - 1 होता है, dt होता है, तो कुल मिला के डायमेंशन हां dy को हटा देना, तो विदाउट डायमेंशन होता है इंटीग्रेशन, ये स्मॉल d है, e की डायमेंशन होती है, ठीक है ना। जैसे अपन एक और एग्जांपल देखें, इंटीग्रेशन ऑफ जो है मान लो तो लिखना चाहते हैं a dt, एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, डायमेंशन पूछे इसको गायब करो, d को गायब करो, तो एक्सेलरेशन टाइम डायमेंशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन बोले तो lt - 2 टाइम का t, तो कुल मिला के lt - 2, ठीक है बेटा, इसे कैलकुलेट डायमेंशन देखते हैं। चलो अब चलो फटाफट बताओ आंसर यहां पे, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, इसका देखो डायमेंशन की बात करें तो x की पावर 1 by t की पावर 6, है ना, x यानी l, t यानी t, तो कुल मिला के हो जाएगा lt - 6, ठीक है। सेकंड बताओ, ऐसे d हो जाएंगे यानी m by t मास बेटा, है ना, ये दिया बेटा मास, m यानी मास, t यानी t, तो mt - 1, ठीक है। यहां देखिए वेलोसिटी x है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है dv by dt, dt हो जाएंगे तो यहां भी बच जाएगा x बच जाएगा, तो कुल मिला के v स्क्वायर x आ जाएगा, है ना, तो v स्क्वायर x करेंगे तो वेलोसिटी lt - 1 होती है, उसका होल स्क्वायर x यानी l, तो lt - 2 आ जाएगा। यहां देखिए इसको गायब करेंगे तो इसका डायमेशन कितना होता है, वेलोसिटी lt - 1 होता है, टाइम t होता है, तो कुल मिला के l आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे, अब एप्लीकेशन से डायमेंशन फॉर्मूला, हां बिल्कुल ठीक है, ठीक है सही है सब। तो एप्लीकेशन डायमेशन फॉर्मूला में जैसे हमें पहले एप्लीकेशन होती है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, कि अगर हमें दिया हुआ मान लो कि भाई जैसे 1 kg मीटर पर सेकंड, अब उसको कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड कन्वर्ट होगा, कितना होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं देखो मेथड है भाई, अगर मान लीजिए कोई टर्म यहां पे पास में है, जैसे मान लीजिए कि हां जैसे मान लीजिए कि सपोज ये रॉड थी, ठीक है, अब इस रॉड की लेंथ जो थी वो मान लीजिए कितनी थी, 1 मीटर थी। अच्छा 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर भी तो होता है, एवरीबॉडी से यस और नो, तो 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर देखिए कि ये मीटर दैट इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन लेंथ, ठीक है जो, और 1 यहां पे इसका ग्रामेटिकल रिपीटिशन है, ठीक है। वैसे ही सेंटीमीटर इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर लेंथ एंड 100 इज ग्रामेटिकल रिपीटिशन फॉर दिस यूनिट, यानी ये जो पर्टिकुलर रॉड आपने देखी है इसमें अगर मीटर के साथ रिपीटिशन है तो 1 टाइम्स रॉड की मैग्नीट्यूड है, पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना रिपीट वहां पर 100 टाइम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब रॉड की लेंथ तो वही रहेगी, पर अगर आपने डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स में एक्सप्रेस किया हुआ है तो उनकी रिपीटिशंस ऑब्वियसली क्या डिफरेंट आएंगे, यानी सेंटीमीटर में 100 रिपीटिशन आ रहा है और मीटर सिंगल रिपीटिशन आ रहा है, पर ये दोनों तो बराबर होंगे बेटा, इसे कहेंगे n1 u1 n2 n1 यहां पर रिपीटिशन इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड u1 इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, n2 इज रिपीटिशन इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट एंड u2 इज द सेकंड सिस्टम, जैसे लिखा दो ये न्यूमेरिकल वाली रिपीटिशन बात है इन फर्स्ट सिस्टम, n2 इन सेकंड सिस्टम, जैसे m1 l1 और t1, है ना, ये मास लेंथ टाइम है फर्स्ट सिस्टम यूनिट्स के, और m2 l2 t2 जो है वो मास लेंथ टाइम है सेकंड सिस्टम यूनिट्स। यहां पे m2 नहीं आएगा, तो बाकी हम लिख देते हैं m2 जो है दैट इज फॉर सेकंड सिस्टम। चलो यूज करते हैं, तो सिंपल फॉर्म है। हम ये कह रहे थे कि यहां से आपको अननोन निकालना, जनरली अननोन मान लीजिए, है ना, हमें ये दिया है कि भाई जो है जैसे मान लो कि 10 kg मीटर पर सेकंड इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कंडीशन में n2 अननोन है तो u2 को डिवाइड कर देंगे, क्या तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट सिस्टम यूनिट का रिपीटिशन इनटू u1 बाय u2, यहां पे u1 फर्स्ट सिस्टम यूनिट से, u1 सिस्टम यूनिट से और u2 अननोन सिस्टम यूनिट से, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना। तो अब सिस्टम यूनिट m/t में होते हैं, तो इसलिए u1 के लिए m1 l1 t1, u2 के लिए m2 l2 t, दोनों की पावर्स, तीनों की पावर्स सेम है, क्यों रहेगी, बेसिक सी बात है, मैं फोर्स को फोर्स में कन्वर्ट करोगे दूसरे यूनिट में और लेंथ को दूसरे यूनिट के ऑफ लेंथ कन्वर्ट करोगे तो डायमेंशंस जो है वो दोनों डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स के सेम होने चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि भाई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मीटर की पावर सेकंड की पावर -1, अब सेंटीमीटर पर सेकंड करोगे तो सेंटीमीटर की तो पावर तो बनी है ना उसकी लेंथ की, और टाइम की पावर -1 तो डायमेंशन सेम है, ठीक है। ठीक है, यहां से इसको अप्लाई करना सीखते बेटा। लेट्स रिपीट सिंपल बेटा, n1 u1 समझ आ गया आपको, n1 इज अ गिवन वैल्यू कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सिस्टम यूनिट्स u1, ठीक है,
और उसके वजह से N2 जो है वो U2 सिस्टम रिस्क करता है 10%, ठीक है। तो यहां से अगर अननोन है तो U2 वैल्यू डिवाइड कर देंगे। अब U1 का मतलब था M1 N1 T1, U2 का मतलब है V पावर ABC। ये कहां से पता चलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो कन्वर्जन में यूज होगी, जैसे फोर्स लेकर के वेलोसिटी। आगे से एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन। शिवम अगर ये फॉर्मूला ना इसी की बात करें तो यहां पे हमें N2 चाहिए, अननोन है, U2 डिवाइड कर दिए है ना। अब U1 इज सिस्टम यूनिट्स, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम यूनिट्स। तो U1 यानी M1 N1 T1 हो गया M T विद रिस्पेक्ट टू पावर ABC, और U2 जो है वो न्यू सिस्टम यूनिट्स है या सेकंड सिस्टम यूनिट्स है, इसकी पावर भी ABC है, पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है। चलो कन्वर्ट 1 न्यूटन ऐसा इनटू टाइम, ठीक है। आप देखो कैसे करते हैं। तो यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, ऐसे लिखा है। अब इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी ब्रेक कर लो, आपको पता है मीटर का फोर्स लिखा होता है, मास एक्सेलरेशन, मास लिखा होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम सीधे से तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसे देखिए, आप समझ लीजिए M1 लिखा है, ये सॉरी N1 लिखा है, ये M1 L1 T1 है ना, ये N2 है, ये M2 L2 T2 विद पावर्स 1 1 -2 1 1 -2। अब यहां से आपको N2 चाहिए है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन से हमने देखा कि N2 क्या था। N2 का फार्मूला था N1 इनटू गिवन M1 by M2 की पावर 1, L1 by L2 की पावर 1, T1 by T2 की पावर -2। चलो N1 कितना बेटा 1 है, ठीक है। M1 कितना क्या है, यूनिट kg है। M2 के लिए क्या यूनिट है, ग्राम है, ठीक है। L1 यानी मीटर, L2 यानी सेंटीमीटर, T1 यानी सेकंड, T2 यानी सेकंड पर सेकंड। अब इनको आप यूनिट को सेम कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, 1 का तो बन गया। यहां पे क्या करते हैं, kg है तो से दोनों को सेम करने के लिए या तो किसी को कन्वर्ट कर दो। मान लो kg की जगह 1000 ग्राम लिया तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया, यूनिट को सेम कर लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। हां ये बन आ गया, तो कुल मिला के 10 की पावर 5 आ जाए। हां आज ठीक करो, 10 की पावर 5 आ जाएगा सिंपल से, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल है। अब हमने आपको एक बार क्वेश्चन पहले नंबर देते हैं, सीधा उसके बाद N2 को कन्वर्ट करके ऊपर में गिवन और नीचे में। चलो फिर इसके बाद से कन्वर्ट 0.5 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर ऐसे सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच kg पर मीटर स्क्वायर। तो सीधा से N2 मान ले, हु विल टेल व्हाट इज N1, चलो बताओ बताओ, नाउ यू हेल्प मी आउट ना, आप छोटे नहीं हो, जल्दी बताओ व्हाट इज N1 यहां, सभी लोग टाइप करो 0.5 है कि नहीं, व्हाट इज N1, 0.5 वाली सब क्या आ रहा है बाकी लोगों का, हां 0.5, ठीक है। अब बताइए M1 क्या होता है, जो यूनिट गिवन होती है वो होता है जिसके साथ वैल्यू होती है। तो ग्राम या M1 में नहीं आएगा, आएगा यस डिवाइडेड बाय M2 में क्या आएगा, जिसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है, नहीं आएगा M2 बताइए, हां ठीक है। उसके बाद गिवन सिस्टम यूनिट्स में यहां पे क्या दिया, सेंटीमीटर दिया था, नहीं दिया था, गिवन सिस्टम सेंटीमीटर दिया था, डिवाइड बाय जिसमें कन्वर्ट करना था वो नीचे आएगा। दोनों की पावर कितनी थी, -2 यहां से सभी क्लियर हो गया, तभी यस यानी को बराबर ऊपर में यहां पे गिवन सिस्टम लिखी, नीचे आप जिसमें कन्वर्ट करना था बिल्कुल सही पावर लगभग ना, जो पावर 3 थी ना, बस अब रिप्लेस कर दो 0.5 ग्राम kg यानी 1000 ग्राम लिख दिया मैंने इसको, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर, मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, के पावर -2। ये क्या कॉमन टर्म कैंसिल हो गए 0.5 है ना, ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये ठीक है ना, ये ऊपर ले जाएगा 10 की पावर -2 और इसकी पावर -2, तो तुम लगे 10 की पावर कितना हो गया 4 हो गया, 5 बचेगा बेटा, देख लो ध्यान से 5 आ गई, बिल्कुल सही आ गया ना, सही सही सही, चलो चलो ठीक है ठीक, ओके। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल, देखो ध्यान सुनो, ये तो डिफरेंट एग्जांपल है, पर कौन से पूछे हैं कि 1 जूल ऑफ जो है यूनिट है 1 जूल की सिस्टम में, उसको कन्वर्ट करना है किसी नए सिस्टम में जिसकी यूनिट्स ऑफ मास एंड टाइम क्या है। तो यूनिट ऑफ मास उसका 100 ग्राम बराबर है, यूनिट ऑफ लेंथ उसका 20 मीटर बराबर है, उस नए सिस्टम में, और यूनिट ऑफ टाइम उसका 10 सेकंड बराबर है। तो 1 जूल को ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है जिसमें mLt की यूनिट्स इनके बराबर थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो फॉर्मूला तो लगाएंगे N2 = N1, यहां पे लिखते हैं गिवन सिस्टम पर अननोन, ठीक है। अच्छा जूल की आप एक बार जरूर बताना चाहिए, इसको हम यहां लिखो, लिख देना 1 जूल, जूल यानी क्या होता है 1 की यूनिट होती है, 1 यानी एनर्जी यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपली करते हैं इज इक्वल टू हाउ मच। अब यहां पे नाम तो दिया है, नए सिस्टम में तो ऐसे छोड़ देते हैं M2 L2 T2, नए सिस्टम के माने रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना ऐसा। तो यहां से अपन अब लिख लेते हैं M1 by M2, L1 by L2 और T1 by T2, ठीक है। अब बताइए गिवन में कितना डिवाइड करवा सकते हैं, 1 गिवन है, सब लोग गिवन में बने ना, हां। अब M1 यानी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट पर मास, kg गिवन है, देखिए M2 जो है दैट इज द गिवन यूनिट ऑफ मास इन योर सिस्टम, ठीक है ना। तो इसे M2 लिख लीजिए, चलिए इससे बात पढ़ा देते हैं, इसको ये ऐसे छोड़ते हैं। L1 कितना है, मीटर तो मीटर, L2 जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ इन द गिवन सिस्टम है, न्यू सिस्टम है ना, ये हो गया इन द न्यू सिस्टम। और फिर यहां पे टाइम t के लिए सेकंड है और यहां पे t2 मान लीजिए गिवन यूनिट ऑफ टाइम इन न्यू सिस्टम है। अब देखिए कि हमें इक्वलाइज करना होता है, तो M2 के रिप्लेसमेंट दिया हुआ बेटा कि M2 जो है यूनिट ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो सीधा सीधा हटा के 100 ग्राम लिख दो बेटा, ठीक है। kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम ऐसे करना है, ठीक है। L2 क्या होता है 20 मीटर बताते हैं, 20 मीटर लिख दो, जब मीटर में है तो सेंटीमीटर मत करना, जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। सेकंड है टाइम कितना दिया थे 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, ग्राम कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहां 10 आ जाएगा, यहां स्क्वायर मीटर है 1/20 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और यहां पे 1 देखो 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 है ना, 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 और -1 into -2 करेंगे तो 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 10/4 2.5 बना एवरीबॉडी, सभी का नीचे आ गया, सही है हां। अच्छा आंसर चेक करने के लिए टाइम दिया, करो चेक करो, चलो टाइम फटाफट चेक करो सभी लोग, चलिए चेक करो, चलिए आगे ऊपर सुनाकर सौरभ चलो। अब एप्लीकेशन डायमेंशन का सेकंड पार्ट है, तो चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन, यानी मैं चेक करना होता है कि जो मैं फिजिकल रिलेशन दिया है वो उसमें बेटा कितना टाइम बेटा, प्लीज आप एक बार रिपीट कर देना वीडियो और फिर आप बता ठीक है। हां तो डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ किसी फिजिकल रिलेशन को चेक करना, तो जो हमने रूल सीखे थे प्रिंसिपल ऑफ ओजेडी का, किसी डायमेंशन को प्लस या माइनस करते हैं वो रूल अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। वेक्टर के सेकंड बताएंगे बेटा, जैसे हमारा शेड्यूल लगेगा हम आपको बता टाइम पता चलेगा, जितना पूछना सब पूछना है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो ये होता है करेक्टनेस के लिए भाई डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन जो है मे भी फिजिकली करेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन मे भी फिजिकली करेक्ट मतलब ये है, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बड़ी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यस या नो, हां जब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता नहीं होता है ना, तो बताइए क्या ये डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं है, ये तो होता ही फॉर्मूला जानते नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, जब मास और वेलोसिटी का डायमेंशन करोगे तो एनर्जी डायमेंशन बराबर आ जाएगा ना। हमारा ये कहना है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ का फॉर्मूला 1/3 mv स्क्वायर लिखते थे, हमें क्या हमारा स्टेटमेंट था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/3 mv स्क्वायर होता है, आप क्या कहना होता है, क्या ये रिलेशन डायमेंशन होता डायमेंशन वाइज होता, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर एनर्जी के बराबर जाएगा, लेकिन नहीं, पर ये बताओ क्या न्यूमेरिकली सही होता,
एनवी स्क्वायर नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। लेकिन ये ऐसे डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकली 1/2 होता है। ठीक है, यही इस पॉइंट का मतलब है ना, इसलिए ये लिखा है, सही हो भी सकता है, सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें, चेक डायमेंशन कंसिस्टेंसी करेक्टनेस। इसकी बात करें, यहाँ P स्टैंड्स फॉर प्रेशर है बेटा, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ρ स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, S स्टैंड्स फॉर हाइट और G स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट साइड में देखो फटाफट, लेफ्ट साइड में P यानी प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला को कैंसिल करोगे तो ml -1 T -2 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखिए जरा, डेंसिटी एक्सेलरेशन ग्रेविटी हाइट, डेंसिटी का मास ml - c होगा, मास वॉल्यूम के हिसाब से, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसका एक्सेलरेशन होता है ml T माइनस हाइट यानी l। इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा, l की पावर -1 आ जाएगा और t की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए आप कि l की पावर जो है -1 t की पावर -m की पावर 1, तो यहाँ भी वही आ रही है, इसका मतलब क्या डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बेटा, फोर्स बाय एरिया है ना, फोर्स ml t -2 होता है, l स्क्वायर होता है मास यार। ठीक है, चलो चलो चलो, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए इसमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हमें बताइए। NHS काइनेटिक एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी ml2 t -2। ठीक है, RHS 3mv², तो ये तो लेना नहीं होता, डायमेंशन चेक करते वक्त मास टाइम होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर एनर्जी -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ml2 t -2। बताइए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? एवरीबॉडी से यस, हां डायमेंशनली करेक्ट है, तीन बन जाओ कि न्यूमेरिकली करेक्ट पूछा, एक पूछा कि न्यूमेरिकली करेक्ट है, डायमेंशनली पूछा, डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा, हमारे साथ आज यही तो बताएंगे कि आगे का थोड़ा एप्लीकेशन पे है। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अच्छे से रिवीजन कर लें और अपने डाउट्स रखते करके जब भी काउंटर होगा तो आप अपने डाउट्स हमसे पूछना। ठीक है बेटा, चलो ऑल ऑफ यू गुड बाय, बाय ऑल ऑफ यू। ऑफलाइन स्टार्ट होगी बेटा, 40-50 के आसपास होगी। समझ क्या हो गया बेटा, फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अभी आगे स्कूल हो जाएगा, वही कैलकुलस आएगा, एरर्स आएंगे, पिछली बार क्वेश्चन आया स्टूडेंट का। ठीक है ना, और डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट नहीं बेटा, जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसा मत सोचो कि मत लो इजी है तो छोड़ो।